नमस्कार। आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम न्यूज़पेपर आधारित राजस्थान करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। और आज की इस चर्चा में हमारे पास बहुत कुछ दिलचस्प है। हमने 12 अप्रैल के सूजस ई बुलेटिन और दैनिक भास्कर से कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं। बिल्कुल। और मैं आज के सेशन के लिए एक एनालॉजी सोच रही थी। जी। जरा कल्पना कीजिए कि एक बॉक्स है जो कढ़ाई से सिर्फ 50 चीजों के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, एक फिक्स लिमिट वाला बॉक्स। सही कहा। अब सोचिए कि आप उस बॉक्स में 54 चीजें ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बॉक्स की दीवारें टूटने लगेंगी, है ना? और उसे किसी बाहरी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप आरक्षण वाले मुद्दे की बात कर रही हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हाँ, आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे राजस्थान का आरक्षण सिस्टम 50% की संवैधानिक सीमा में 54% का गणित फिट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही हम अपनी स्लाइड्स के हिसाब से और भी बहुत कुछ कवर करेंगे, जैसे पॉलिटी में गुज्जर आरक्षण के अलावा आर्ट एंड कल्चर में ग्लोबल आइकॉन और जेकेके का स्थापना दिवस और शिरोमणि सम्मान भी। फिर स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग और पैरा एथलेटिक्स, और अंत में हमारा चिरपरिचित रैपिड फायर राउंड। तो हमारा मिशन एकदम साफ है, बिना समय बर्बाद किए हर खबर के पीछे के गणित और कॉन्सेप्ट को समझना और तेजी से आगे बढ़ना। तो चलिए उसी 54% वाले बॉक्स के गणित से शुरुआत करते हैं। गुज्जर आरक्षण आंदोलन 2016 से ही चर्चा के केंद्र में रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास देखें तो 2016 में शुरुआत शिक्षा और नौकरियों में 5% की मांग से हुई थी। हाँ, फिर 2019 में एक अधिनियम पारित हुआ, एमबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी बनाई गई और वो 5% आरक्षण स्वीकृत भी हो गया। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, अब मांग आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की नहीं है। अब मांग है उस आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की, और इसके लिए सरकार ने जोगराम पटेल समिति का गठन किया है। अच्छा, तो इस समिति का मुख्य काम क्या है? इस समिति की 2 मुख्य मैंडेट हैं। पहला, जो दर्ज मुकदमे उन्हें वापस लेना, और दूसरा, मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देना। लेकिन मुझे ये 54% वाला गणित थोड़ा डिकोड करने दीजिए। आखिर 9वीं अनुसूची ही क्यों? मतलब राजस्थान में अभी ओबीसी को 21%, एससी को 16% और एसटी को 12% आरक्षण मिला हुआ है। जी, जो कुल मिलाकर 49% हो जाता है। और अब इसमें एमवीसी का 5% जोड़ दे, जिसमें गुजर, रायका या रिबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा और गडेरिया शामिल हैं, तो कुल आरक्षण 54% हो गया। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की सीमा 50% है। चूंकि सीमा पार हो गई है, इसलिए इसे न्यायिक समीक्षा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उससे बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने की मांग है, ताकि इसे एक संवैधानिक सुरक्षा मिल सके और कोई रिट दायर ना हो सके, है ना? एकदम सही। ये पूरी तरह से संवैधानिक तथ्यों का खेल है। अब पॉलिटी के इस पन्ने से निकलकर जरा आर्ट एंड कल्चर की तरफ चलते हैं। हाँ, एक ऐसे पन्ने की बात करते हैं जो 21,000 फीट लंबा है। अरे वाह, आप ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। उदयपुर में डॉक्टर सीमा वैद और मनोज आचार्य को ये अवार्ड मिला है, और इसका कारण सुनकर मुझे सच में हैरानी हुई। गुमनाम शहीदों की वीर गाथा को 21,000 फीट लंबे साटन के कपड़े पर लिखना, और वो भी हजारों मार्कर पेन का इस्तेमाल करके। ये अद्भुत समर्पण है। मेरा मतलब है 20 वर्षों का प्रयास। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। सच में ये मानवीय धैर्य की एक मिसाल है। और कला वास्तुकला की बात हो ही रही है, तो हमें जेकेके यानी जवाहर कला केंद्र के बारे में भी बात करनी चाहिए। हाँ, जेकेके का 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 8 से 10 अप्रैल 2026 तक। इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट्स क्या हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं? देखिए, इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1993 को हुई थी। इसके वास्तुकार चार्ल्स खोरिया थे, और इसकी पूरी थीम नवग्रह पर आधारित है। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और इसके परिसर में एक बहुत ही सुंदर शिल्प ग्राम का विकास भी किया गया है। अगर हम 2026 के प्रमुख आयोजनों की बात करें तो यहाँ लोक कला संगम 2026 हो रहा है। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वसुधा कार्यक्रम भी तो है ना? जी हाँ, और भारत की विश्व विरासत राजस्थान कार्यक्रम भी इसी का हिस्सा है। लेकिन जेकेके के कार्यक्रमों से ज्यादा मुझे एक बात ने बहुत कंफ्यूज किया। राजस्थान दिवस हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता था, फिर अचानक ये 19 मार्च को क्यों मनाया गया? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। पूर्व व्यवस्था में ये 30 मार्च ही था, लेकिन वर्तमान नवीन व्यवस्था में सरकार ने इसे
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन कर दिया है। मतलब अब हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि 2025 में ये पहली बार लागू हुआ था, लेकिन उस वर्ष इत्तेफाक से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को ही पड़ गई। ओ, तो किसी को पता ही नहीं चला कि नियम बदल गया है। हाँ, लेकिन 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को पड़ी, इसलिए इस साल राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया गया। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है एग्जाम में। खैर, तिथियों के बाद अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रचा है। राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026। जी, ये सम्मान जयपुर में स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित हुआ। और शायद यहीं पे दिया कुमारी जी द्वारा प्रथम टेक्स्ट बुक का विमोचन भी हुआ था, है ना? बिल्कुल सही याद है आपको। चलिए अब विजेताओं की बात करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ये सम्मान रामकिशन जी को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान अनिला कोठारी जी को दिया गया है। शिक्षा में प्रदीप कुमावत जी को चुना गया है। और प्रशासनिक सेवा में ललित के पवार को ये सम्मान मिला। यहाँ एक जीके फैक्ट जोड़ना चाहूंगा, ये पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, और जो नए जिले बने थे उस 50 जिला समिति के प्रमुख भी तो यही थे ना। बिल्कुल सही। और कला के क्षेत्र में अनवर खान मांगणियार को यह सम्मान मिला है। ये वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं। कुछ और नाम भी है इसमें, जैसे व्यवसाय में कमलेश शर्मा और मीडिया में मनीष शर्मा को ये सम्मान मिला है। चिकित्सा में विजय सरदाना और गौ सेवा में भरत सिंह राजपुरोहित को भी सम्मानित किया गया है। तो कला जगत और इन सम्मानों से अब सीधे खेल के मैदान में चलते हैं, जहां राजस्थान के खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं। बिल्कुल। बॉक्सिंग की बात करें तो राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 जो नागपुर में 5 से 11 अप्रैल तक चल रही है, उसमें बीकानेर की अनीता का चयन हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है। और बॉक्सिंग में जब भी बात होती है मुझे कोटा के अरुंधति चौधरी याद आती हैं। अरुंधति का तो 70 किलोग्राम बॉक्सिंग में एक अलग ही दबदबा है। हाँ, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 और एशियन चैंपियनशिप 2026 दोनों में ही स्वर्ण पदक जीते हैं, लगातार 2 गोल्ड। सच में ये असाधारण है। लेकिन जब असाधारण प्रदर्शन की बात आती है तो पैरा एथलीटों का वो डबल पोडियम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मुझे सच में आश्चर्य होता है। एक ही इवेंट में 2 भारतीय पदक जीतते हैं, ये कितनी ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल। अगर हम पेरिस पैरालंपिक की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और कैटेगरी थी SH1, इसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। और अवनी ने तो टोक्यो में भी स्वर्ण और कांस्य जीता था ना? जी हाँ। और सबसे खास बात यह है कि पेरिस में उसी SH1 कैटेगरी में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। मतलब एक ही पोडियम पर 2 भारतीय, दोनों समान कैटेगरी और समान इवेंट्स है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। और ये पहली बार नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक में भी ऐसा हुआ था, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक स्पर्धा में। अच्छा, वो F46 कैटेगरी वाला इवेंट। बिल्कुल सही। उसमें देवेंद्र झांझड़िया ने रजत पदक जीता था और सुंदर गुज्जर ने कांस्य पदक। भारत के लिए दोहरे पदक का ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये तो खेल का असली जज्बा है। अब खेल के बाद सीधा चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ, जहां हम विविध समसामयिकी को कवर करेंगे। जी, परीक्षा के लिए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स जो सीधे पूछे जा सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, बताइए। पोषण पखवाड़ा, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, यानी रैंक 1। अरे वाह! और चित्रकार महेश गुर्जर की बात करें तो रूस में इनकी तेजाजी पेंटिंग को विशेष सम्मान मिला है। और फ्री वाईफाई शहर की बात करें तो केकड़ी अब राजस्थान का पहला पूर्णतः फ्री वाईफाई शहर बन गया है। ये बहुत शानदार पहल है। और शौर्य दिवस के मौके पर अधिकारी खुशीराम चौधरी को वीरता पदक यानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे वन लाइनर्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे एक बार मेंस और प्रीलिम्स परीक्षा के नजरिए से भी देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से रहेंगे? देखिए, मेंस के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, गुज्जर आंदोलन के संदर्भ में 9वीं अनुसूची का महत्व, और दूसरा JKK की वास्तुकला। मतलब वो चार्ल्स कोरिया और नवग्रह वाला कॉन्सेप्ट। उस पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आ सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए 3 बहुत ही सीधे MCQ बनते हैं। वो कौन से? पहला, नवीन तिथि यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का उपयोग पहली बार किस वर्ष हुआ? उत्तर है 2025। दूसरा, अवनी और मोना का संबंध किस कैटेगरी से है? वो SH1 कैटेगरी 10 मीटर एयर राइफल वाली। सही कहा।
और तीसरा, शिरोमणि सम्मान में कला का अवार्ड किसे मिला? जिसका उत्तर है अनवर खान मांगणियार। परफेक्ट। तो अब बारी है हमारे मैंडेटोरी 1 मिनट स्लाइड एनालिसिस की। मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। 60 सेकंड में आज की पूरी क्लास का निष्कर्ष बताइए। चलिए, अगर हम आज की पूरी स्लाइड का एनालिसिस करें तो हमने देखा कि कैसे राजस्थान का कुल आरक्षण 54% होने से 9वीं अनुसूची की मांग उठ रही है। बिल्कुल। कला में हमने 21,000 फीट लंबे कपड़े वाले रिकॉर्ड और जेकेके के 33वें स्थापना दिवस को समझा। सबसे दिलचस्प रहा राजस्थान दिवस की नई तिथि का 19 मार्च को आना। हाँ, वो कैलेंडर का बदलाव। जी। इसके बाद शिरोमणि अवार्ड्स, अरुंधति चौधरी के गोल्ड मेडल्स, पैरा एथलीटों का डबल पोडियम और आखिर में केकड़ी का पहला वाईफाई शहर बनना। ये पूरा पैकेज आज के परिदृश्य का एक परफेक्ट सारांश है। बहुत खूब, एकदम समय पर। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। मैं भी सुनना चाहूंगा। सोचकर देखिए, जब कला में जैसे उस 21,000 फीट लंबी पेंटिंग में और खेल में जैसे उस डबल पोडियम में इतना धैर्य और अनुशासन चाहिए, तो क्या यही अनुशासन हमें हमारी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में नहीं चाहिए? बहुत गहरी बात कही आपने। बिना अनुशासन के कोई भी मैराथन नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल। तो इस प्रेरणा के साथ हम आज विदा लेते हैं। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RAS एग्जाम प्रेप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।